I am Sajal and I have mentored almost 200 rankers in last 4-5 years. We know what challenges you face and that's why Civils Daily follows a personalized, student-centric and evidence-based approach through our mentorship program. Every student is assigned a dedicated mentor who helps you learn and apply the strategies of our past toppers. It has several sub-programs, prelims test series, mains test series, and the most helpful to me has been the mentorship program. मेरा मेंटोर मुझे, मैं 3-4 दिन उनसे टच में नहीं रहूँगा तो मेरे को 4 बजे मैसेज करेंगे, तुम्हारे जो टारगेट्स थे वो तुम्हारे अचीव हुए नहीं हुए, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब मैं डिस्कस करता था। So I've been able to comprehensively improve my preparation with this program. रणदीप सर के साथ रह के मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुझे ये भरोसा है कि मैं प्रीलिम्स आने वाले में क्रैक करूँगा। हेलो, मेरा नाम यक्ष चौधरी है। मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में। इस बार मैंने सिविल सर्विसेज 2021 में AIR 6 प्राप्त किया है। तो इससे रिलेटेड, यूपीएससी की जर्नी से रिलेटेड जो मेरे विचार हैं, जो ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। मैंने इंटरव्यू के लिए, इस DKT के इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, तो जो मेरी जेन्युइन ओपिनियन है यूपीएससी को लेके, मैं सिर्फ वही बताना चाहूँगा अपना। मैं यहाँ पे जो भी मेरा स्ट्रेटेजी या जो भी मैंने किया है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड, वो मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आता है प्रीलिम्स, कि प्रीलिम्स कैसे करना है। देखिए, मेरा जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2019 में, मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचा। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा जो 2021 में था, इसमें मेरा अभी रैंक आया है। पहली चीज़ तो ये कि प्रीलिम्स में मेरा ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं था। मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा किस्मत पर डिपेंड करता है। बाकी अपनी तरफ से पूरा मेहनत करते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन होता है, तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जो पहले अटेम्प्ट में मैंने नहीं किया था, वो ये था कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं किया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा करने की कोशिश किया था। एक तो ये डिफरेंस था। दूसरा कि जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे, जैसे कि नेशनल पार्क्स पूछे जाते हैं या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स पूछे जाते हैं, रिवर्स पूछी जाती हैं, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने ये थोड़ा सा प्रिपेयर कर लिया था। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा चेंज नहीं किया था। मुझे नहीं पता पहली बार में क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं पता दूसरी बार में मेरा क्यों सिलेक्शन हुआ है, बट हो जाता है अगर आप सही से मेहनत करें तो। मेंस में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा। मेंस का देखो, यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन का मेरे हिसाब से एक ही फंडा है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, अगर आप उसको बहुत अच्छे से सोच समझ के पढ़ते हैं, उसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उससे रिलेट करते हैं, आप जो भी थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं, बी इट ऑप्शनल, बी इट एनी जीएस सब्जेक्ट, बी एसए और प्रीलिम, जो भी है, आप कोई भी सब्जेक्ट है, आप उसको अगर प्रैक्टिकली आप देखते हैं कि ये चीज़ जो रियलिटी है उसमें कैसे ये अप्लाई होता है, तो एक तो लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। दूसरा, जो मेंस में थोड़ा इधर उधर के क्वेश्चंस आते हैं, उनको टैकल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से यूपीएससी के लिए की है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी लोगों की ओपिनियन डिफर कर सकती है, बट मेरी ओपिनियन ये है कि अंडरस्टैंडिंग, जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो तब तक आप आगे मत बढ़िए। चाहे सब्जेक्ट 15 दिन लेता है, 20 दिन लेता है, जितना भी लेता है, अच्छे से समझिए उसको। जब वो समझ आ जाए, आगे बढ़िए उसके बाद। जहाँ तक बात मेंस की है, देखिए, ऐसे के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। 2020 में मेरा 133 आया था एसए में, जो कि मुझे लगता है एवरेज के आसपास मार्क्स हैं। तब मैंने 2 एसेज लिखे थे। इस बार 2021 में मैंने एक एसे लिखा था, तो ऐसा सच मेरा कोई स्ट्रेटेजी नहीं था एसे का। अब ऐसे में मैंने क्या किया, इस बार मेरा बाय द वे 130 इतना कुछ मार्क्स है, 130 के आसपास। देखिए, ऐसे में मैंने कुछ स्पेशल प्रिपरेशन नहीं किया। मैंने ऐसे में कोई कोर्स नहीं लिखा है, मैंने ऐसे में कोई बहुत ज़्यादा इधर उधर की फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं किया, और मार्क्स भी एवरेज ही आए हैं। तो जो भी मुझे आता था, जो भी मुझे रिलेट होता था, जैसे इस बार एक ऐसे था, मैंने उसमें अपनी सोशियोलॉजी के मार्क्स से रिलेटेड कुछ लिखा था। एक बेटर प्रैक्टिसेस वाला था, उसमें मैंने अपना जो भी मेरा नॉलेज था A to Z GS VS का, वो मैंने उससे लिखने की कोशिश किया था। तो ऐसा मेरा कोई ऐसे का स्ट्रेटेजी नहीं था। जो भी मैं GS में पढ़ा, जो भी मैं ऑप्शनल में पढ़ा, अपना जो भी एथिक्स में पढ़ा, मैं उसी से लिखने की कोशिश करता था, उसको मल्टी डायमेंशनल बनाने की कोशिश करता था। हालांकि अब पोस्ट एनालिसिस है, वहाँ पे मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा था, बट मैं कोशिश करता था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के उसमें डायमेंशन डाले जाएं।
और अपना एथिक्स का भी उसमें डायमेंशन आए, ऑप्शनल का भी जो मेरा सोशोलॉजी था उसका भी डायमेंशन आए। दूसरा अगर बात करें जीएस का, तो जीएस में जैसे मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग की है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से, आपको चीज़ें पता हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरे साथ दोनों अटेम्प्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं अपना सोशोलॉजी को अनड्यू टाइम दे दिया था, उनको मैंने डिसप्रोपोर्शनेट टाइम दे दिया था, और मेरे पास जीएस के लिए 1 हफ्ता या 10 दिन ही बच पाता था। तो उस टाइम में मैं अपने शॉर्ट नोट्स करता था, और जो सबसे ज़्यादा मुझे मदद की है पूरा मेंस में वो मेरा न्यूज़पेपर था। उसको मैं बहुत रिलीजियसली पढ़ता था, मुझे मज़ा भी आता था पढ़ने में, बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता था। तो उससे जो मेरा नॉलेज बेस बना था, जो मेरा फाउंडेशन था, जो कोर सब्जेक्ट्स थे, जो स्टैटिक पार्ट है, और जो न्यूज़पेपर से मेरा फाउंडेशन बना, उसी की वजह से मेरा जो भी मार्क्स है मेंस में सब उसी को श्रेय जाता है उसका। हालांकि मार्क्स कुछ 460 के आसपास मेरा है उसमें। तो न्यूज़पेपर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए मेंस के लिए आप ऐसा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो, वो सबको पता होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वही सब किताबें पढ़नी होती है, वही सब रिवाइज करना होता है। मैंने मेंस के लिए ऐसे टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बनाए थे, हालांकि मैं सोचा था तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था टॉपिक वाइज नोट्स बनाने का। तो मैं जो अपने प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाता था, जो मेरे पास थे, जैसे स्पेक्ट्रम के छोटे छोटे नोट्स थे मेरे पास, कि ऑर्गेनाइजेशंस या फिर उनके जो नाम वाम थे, ईयर्स वीयर्स, और जो पॉलिटी के मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे लक्ष्मीकांत की, मैं वही रिवाइज करके जाता था मेंस के लिए भी, जिससे कि मेरे पास फॉर्डर मटेरियल हो, उसी को मैं लिख देता था। हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर राइटिंग है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे किया, मुझे क्या ठीक लगा क्या ठीक नहीं लगा, वो मैं बताऊंगा। बाकी मेंस के लिए सारी बुक्स, वही सब सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, वही सब बुक्स आती है, एनसीईआरटीज पढ़नी है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वो मैंने भी पढ़ा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। अब सबसे पहली चीज़ है कि आंसर राइटिंग कब शुरू की जाए। मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आंसर राइटिंग आप तब शुरू करें जब आपके सारे सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल, एथिक्स, जो भी है, जीएस है, सब जब आपके सारे कंप्लीट हो जाएं, आप उसके बाद आंसर राइटिंग शुरू करें। क्योंकि आंसर राइटिंग में हम बहुत ज़्यादा डायमेंशन डालते हैं। अगर क्वेश्चन एग्रीकल्चर का है तो हम उसमें इकोनॉमी की डायमेंशन डालते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन जैसे WTO वगैरह होता है उसकी हम डायमेंशन डालते हैं, या फिर सोसाइटी से रिलेटेड, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ज़्यादा इधर उधर जो भी किया है, उसकी वजह समाज में जो भी है, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आए उसके बारे में भी हम लिखते हैं। तो ये हमें आंसर्स मल्टी डायमेंशनल लिखते हैं। आप ऐसा ना समझे कि मैंने इकोनॉमी पढ़ लिया है तो आज मैं इकोनॉमी के आंसर्स लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरे हिसाब से जब आपका पूरा फाउंडेशन बन जाए, सारे कोर सब्जेक्ट्स एकदम सब कवर हो जाए, आपको 2-3 बार रिवाइज हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई अब मेरा हो गया है, आप आंसर राइटिंग उसके बाद शुरू करें। अगर आप उससे पहले आंसर राइटिंग करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उतना ज्यादा रिटर्न आपको उस पर मिलेगा। पहली चीज तो है कि कब आंसर राइटिंग शुरू किया जाए, तो वो जब आपके सब कवर हो जाए तब। दूसरा है कि क्या नोट्स बनाने चाहिए। देखिए मेरे दोस्त हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने छोटे छोटे नोट्स बनाए थे टॉपिक वाइज, मैंने भी उनके नोट्स देखे थे और मुझे बहुत अच्छे उनके नोट्स लगे थे। हालांकि मैं रेफर नहीं किया उनको, बस ऐसा ग्लांस थ्रू किया था। मैंने भी प्लान किया था कि मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी के पास टाइम है तो आप टॉपिक वाइज मेंस के जैसे भी नोट्स है, जैसे सोसाइटी में पॉपुलेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, तो आप उसमें टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं जो कि मेंस से पहले आप तुरंत रिवाइज कर पाएं उसको। क्योंकि देखिए मेंस के लिए तो यही सब होता है, ये सब पढ़ना होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज है आंसर राइटिंग। देखिए मैं अपना एकदम जेन्युइन आपको बताने वाला हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं किया है मेंस के लिए। जब मेरा पिछला वाला अटेम्प्ट था तब मैं जीएस का सिर्फ एक टेस्ट लिखा था, एथिक्स का, विजन आईएएस में। उसके बाद जो मेरा अभी वाला अटेम्प्ट था इसमें शायद मैं 2 या 3 टेस्ट में लिखा था। पिछली बार मैंने ऑप्शनल के लिखे थे 3 टेस्ट, विजन आईएएस के लिखे थे वो भी, और इस बार मैंने 2 टेस्ट लिखा है सोशियोलॉजी का। तो मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए मुझे नंबर मेरे अच्छे आए तो कुछ तो बताना पड़ेगा। देखिए मुझे जो मेरी समझ है, मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करें। पहली चीज़ तो ये है कि यूपीएससी ने पेपर्स दिए हैं भरने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने पेपर्स भरें, क्योंकि उससे आपकी आंसर कॉपी बहुत ब्यूटीफुल रहेगी, बहुत सुंदर दिखेगी आपकी कॉपी, एकदम यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए।
आपके अगर राइटिंग छोटी है, स्लो है राइटिंग, तो आप उसको बड़ा लिखिए। पर अगर आप कॉपी भरेंगे, आपके पूरे 2 पेज मिलते हैं, 3 पेज मिलते हैं, कॉपी भरते हैं, तो मुझे लगता है उससे एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि आपकी कॉपी कंप्लीट सी लगती है, यूनिफॉर्मिटी लगती है। पहली चीज है कि आप कॉपी भरें। दूसरी चीज है कि आप जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उसको भी उतना ही टाइम दें, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप उसको भी उतना ही टाइम दें। जैसे मुझे याद है कि 2020 में कुछ 3 या 4 सवाल आर्ट एंड कल्चर के आए थे जो मुझे नहीं आते थे बहुत अच्छे से। इस बार भी एक मुझे याद नहीं, शायद अशोका का एक क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है जो आपको नहीं आते आप इनको भी टाइम दें, क्योंकि ये भी आपका 1 या 2 मार्क्स अगर ये खींच लाते हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है वो। अगर इस तरह से आप 5 या 10 मार्क्स एक पेपर से निकाल लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है कि आपकी जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होने चाहिए। अब कंप्लीशन से ये मतलब है कि आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन और प्रॉपर कंक्लूजन होना चाहिए आंसर में। अभी इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहिए? अब इंट्रोडक्शन में ऐसा नहीं है कि हम पहले से एक परफॉर्मा बना के लेके गए हैं कि भाई कोई भी आएगा डेफिनेशन लिखेंगे उसमें और आगे बढ़ेंगे। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो आप अपना आंसर लिखने वाले हैं आप उसका प्रीमाइस सेट कीजिए अपने इंट्रोडक्शन में। अगर फॉर एग्जांपल कोई सवाल पूछा जाता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कि भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप थोड़ा डेटा लिख दीजिए उसमें, आपका जो कितनी खतरनाक सिचुएशन है अभी या कितने लोगों को नुकसान हो रहा है उससे, वो सब आप डालिए अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिससे कि आपके जो आपका आंसर है उसका एक प्रीमाइस सेट हो उसमें। अभी ऐसा हमको ये भी नहीं करना है कि भाई सब में डेटा डालना है, सब में डेफिनेशन डालना है या फिर सब में किसी कमेटी का रिपोर्ट डालना है। मुझे तो लगता है कि मैं तो जो मेरे मन में नेचुरली आता था आंसर पढ़ने के बाद कि भाई मुझे ये लिखना चाहिए, मैं वो लिखता था। हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक लगे कुछ लोगों को, बट ये मेरी रियलिटी है। मैं तो ऐसे ही करता था, मैं डेटा रट के जाता था, बहुत सारा डेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं डिफरेंट, मैं याद करके लेके जाता था। बट मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार ये डेटा मैं उस आंसर में यूज़ करूँगा, मुझे लगता है कि जब मैं लिखने बैठता था आंसर तो नेचुरली कुछ चीज़ें रिकॉल हो जाती थी, उसमें दिख जाता था कि यहाँ पे ये चीज़ बेनिफिशियल होगी अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन में लिखता हूँ। तो कोई कमेटी का रिपोर्ट जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जो उस क्वेश्चन का जो आप आंसर है उसका प्रीमाइस सेट करें। दूसरा बॉडी आप पैराग्राफ्स में लिखिए, पॉइंट्स में लिखिए, आपकी मर्जी है। मैं पॉइंट्स में वो आंसर्स लिखता था जो मुझे बहुत अच्छे से आते थे और पैराग्राफ में वो लिखता था जो मुझे नहीं आते थे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास एक ही पॉइंट है लिखने के लिए तो मैं उसे पॉइंट्स में ना लिख के उसको पैराग्राफ में लिखता था, ताकि मैं एक पॉइंट से ही 2 पेज पर डाल दूं अपने। तीसरी चीज है इसमें कि कंक्लूजन कैसे करना है। देखिए 2-3 तरीके हैं कंक्लूजन करने के। पहला तो ये है कि आप जो आपने लिखा है उसको समराइज कर दें, जितने भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसको कीवर्ड्स को डाल के उसको समराइज कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप उसमें वे फॉरवर्ड लिख दें। तीसरा तरीका ये है कि जो नहीं पूछा है थोड़ा सा उसमें भी डाल दें, कि अगर पूछा है कि फ्लड कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चरल मेजर्स क्या होने चाहिए, तो एक लाइन में लिख के कि सर ये हमारे स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं। उसके बाद थोड़ा सा ऐड कर दें कि भाई सिर्फ स्ट्रक्चरल मेजर्स ही नहीं, बहुत सारे नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लाइक कम्युनिटी ट्रेनिंग या जो भी है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सब भी बहुत ज़रूरी है इस फ्लडिंग के मीनास को टैकल करने के लिए। इस तरह से मेरा रहता था आंसर राइटिंग का। चौथी चीज़ है इसमें कि जो भी आप लिखें वो रिलेवेंट होना चाहिए। इररिलेवेंट होगा तो एग्जामिनर कोई भी चेक करेंगे तो आपको वो इरिटेट हो जाएंगे कि ये क्या लिखा है। कुछ भी आप लिखें, कोई भी एक भी लाइन आपके आंसर की हो, वो सीधा रिलेट करनी चाहिए जो सवाल में पूछा है, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी का जवाब दीजिए। इधर उधर बीटिंग अराउंड द बुश करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद आता है ऑप्शनल। देखिए ऑप्शनल को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि मुझे सोशियोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता था, इसलिए मैंने बहुत सारी उसकी बुक्स पढ़ी हैं जो बहुत सारे लोगों को वो रियलिस्टिक नहीं लगेंगी कि इतनी सारी बुक्स शायद ना पढ़ पाएँ। मैंने बहुत टाइम दिया। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था तब मैं लगभग 5-6 महीने बैठ के सिर्फ ऑप्शनल पढ़ रहा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था। उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जैसे कि हरलम्बोस, रिडजर, मुझे मज़ा आता था। बाकी वो अपना पर्सनल ओपिनियन है या पर्सनल चॉइस हो सकता है कि कितने महीने आपको करने हैं, कितने महीने नहीं करने हैं। मैं ज़्यादा करता था, मुझे अच्छा लगता था, मज़ा आता था, इसलिए मैं ज़्यादा करता था। उसके बाद एथिक्स। देखिए एथिक्स मैंने बहुत कम प्रिपेयर किया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। इसमें थ्योरी रटने से या फिर
थ्योरी को याद करके जाने से, कोई मॉडल याद करके जाने से, उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आप थ्योरी पढ़ें पर उसको एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से पढ़ें, कि जो भी पढ़ रहे हैं कि अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है, इस पर कोई कोट आता है तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा। आप उसमें डिफरेंट डायमेंशन डालें कि एथिक्स के पेपर में भी अगर कोई कोट आता है, सपोज गांधी जी का कोई कोट आता है कि मदर और जो नीड वाला जो होता है कोट, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप उसमें जो भी आपका एनवायरमेंटल डायमेंशन लिखे, इंटरनेशनल डायमेंशन लिखे, एथिकल डायमेंशन लिखे, सिविल सर्वेंट्स वाली जो होती है, जो नेपोटिज्म वगैरह होता है, आप उसके बारे में लिखे कि ये नीड वर्सेस ग्रीड वाला जो कंसेप्ट है पूरा, आप इसके बारे में लिखे। तो आप मल्टी डायमेंशंस उसमें लिखें और सब कुछ एकदम एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से लिखें, एकदम आपका जो कॉमन सेंस आए, जो आपको लगे कि भाई ये चीज एथिकल है, आप उसको लिखें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि डायग्राम्स की थोड़ी इंपॉर्टेंस होती है। सेकंड अटेम्प्ट जब मैंने मेंस दिया था 2020 वाला, तो उसमें मैंने एथिक्स में डायग्राम्स बनाए थे और मेंस में मैं 2 या 3 डायग्राम्स टोटल बना पाया था, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं किया था। पर मैं एथिक्स में मैंने डायग्राम्स बनाए थे। मुझे लगता है कि उस टाइम पे मेरे मार्क्स भी कुछ 117 के आसपास थे और डायग्राम्स में बहुत ज़्यादा मदद की। इस बार मैं डायग्राम्स बाकी जीएस में भी बना के आया, तो शायद उससे मदद मिली होगी, मैं कह नहीं सकता, पर शायद मदद मिली हो। तो आप उसको जो भी, अगर आपको लगता है कि कोई डायग्राम रेलेवेंट है, आप उसको बना सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर बनाइए। क्योंकि अगर एज ए ले पर्सन सोचूं कि अगर मैं एग्जामिनर हूँ, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो एक मोनोटोनी है, आपका आंसर पढ़ा, एथिक्स का आंसर पढ़ा, या समझ नहीं आ रहा है भाई ये बच्चा कहना क्या चाह रहा है, इसके थॉट प्रोसेस क्या है, क्या क्या लिखना क्या चाह रहा है ये। अगर उसके लास्ट में एक डायग्राम मिल जाए, तो डायग्राम एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दे उसमें कि भाई इंटेग्रिटी होगी तो ये होगा सिविल सर्विसेज में, इंटेग्रिटी नहीं होगी तो ये सब होगा सिविल सर्विसेज में। तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा कि भाई इसने ये लिखा है ऊपर, वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा। तो डायग्राम्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। देखिए 2020 वाले अटेम्प्ट में मेरे और 2021 वाले अटेम्प्ट में मैंने क्या चेंजेस किए। देखिए प्रीलिम्स में मैंने सिर्फ PYQs और जो थोड़े से थीमेटिक एरियाज होते हैं जैसे बुद्धिज्म, नेशनल पार्क्स, ये सब पे ध्यान दिया था। इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में इनफैक्ट मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉक्स दिए थे, मुझे लगता है कि इतना मुझे याद नहीं है, पर 40, 45, 50 कुछ इतने मॉक्स होंगे। बट सेकंड अटेम्प्ट में मैंने और कम मॉक्स दिए थे, 10 या 15 ही मॉक्स में दे पाया था जो प्रीलिम्स के मॉक्स होते हैं। तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ा वैसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ा, और इनफैक्ट वैसा ही मैंने थर्ड अटेम्प्ट में भी पढ़ा है अभी। तो प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं थी। मेंस में क्या स्ट्रेटेजी मैंने चेंज किया, एक्चुअली फ्रैंकली बोलूँ तो जो मेरा 2021 वाला मेंस था उसमें मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं लगा पाया था। और मैंने जो सेक्शन बी होता है, जो पार्ट बी होता है उसमें सोशियोलॉजी के पेपर 2 में, उसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चंस आते हैं 3, वो मैं एक ही सेक्शन से अटेम्प्ट कर दिया था गलती से। मुझे ऐसा नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, इंस्ट्रक्शंस मैंने पढ़े नहीं थे, उसकी वजह से मेरा पेपर 2 में काफ़ी कम मार्क्स आया था। एक तो ये सब चीज़ें थी जो मैं ध्यान रखा कि भाई इस बार अलग अलग पार्ट से जितने मैंडेटरी होते हैं क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करने हैं। सेकेंडली मेंस में क्या चेंजेस किए, मैंने इस बार डायग्राम्स बनाने की कोशिश की और डायग्राम्स मैंने बनाए भी इस बार। मैं मानता हूँ कि हर एक पेपर में 3-4 डायग्राम्स तो हो गए ही हो गए। एथिक्स में मैंने पिछली बार भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में डायग्राम्स बनाए थे, इस बार भी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस में मैंने डायग्राम्स बनाए हैं। DKT UPSC CSC, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। तीसरा डेटा, एक विजन IAS का डेटा सेट आता है लास्ट में मेंस के जस्ट पहले। पिछली बार भी मैंने किया था, इस बार भी मैंने किया। ऐड तो यार पिछली बार भी किया था, ऐड इस बार भी किया है। पता नहीं नंबर बड़े हैं, पिछली बार नहीं आए थे, पता नहीं क्यों। पिछली बार भी कॉपीज पूरी भरी थी, इस बार भी कॉपी पूरी भरी है। पिछली बार भी रिलेवेंट लिखा था, इस बार भी कोशिश की है रिलेवेंट लिखने की। तो मार्क्स क्यों बढ़े हैं उसका बहुत ज़्यादा कोई मेरे पास रीज़न नहीं है। देखिए अभी प्रीलिम्स आने वाला है, तो जितना तैयारी किया है उसी को रिवाइज करके जाइए, सो के जाइए, अच्छे से माइंड खुला रखिए, कॉमन सेंस यूज़ करिए। इससे ज़्यादा तो मेरे पास कुछ बताने के लिए है नहीं प्रीलिम्स में। मेंस के बारे में मैंने बात की है, अभी जितना मुझे पता था मैंने मेंस के बारे में बता दिया है। तीसरा आंसर राइटिंग के बारे में भी मैंने बात कर चुका हूँ मैं। इंटरव्यू मेरा ख़राब था, उसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा जो रिसोर्सेस होते हैं वो सबको पता होता है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है,
और एथिक्स के लिए कुछ भी सोर्स उठा लीजिए, कोई भी किताब, बहुत सारी किताबें आती है, कोई भी किताब उठा लीजिए आप, उसमें कर लीजिए। मुदित जैन की एक किताब है जो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी। मैं उसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ उनका, पर मुझे अच्छी लगी वो किताब, उसमें डायग्राम्स अच्छे थे, तो मैं उसको, अगर किसी को लगे अच्छी तो देख सकते हैं। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर में वही सब NCERTs करते हैं, एक नितिन सिंघानिया सर की एक बुक आती है वो करते हैं। उसके अलावा तो एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की थी मैंने। तो सोर्सेज तो सब स्टैंडर्ड है, बस डिपेंड करता है कि उनको पढ़ा कैसे जाए। सोर्सेज सबको पता होते हैं, फ़र्क होता है कि पढ़ने का उसके, कि कौन कैसे पढ़ता है। कोई रीडिंग मार सकता है, कोई बहुत अच्छे से उसको समझ के पढ़ सकता है, कोई जो समझा है उसको अच्छे से यूज़ कर सकता है प्रीलिम्स मेंस या अपने इंटरव्यू में। तो डिपेंड करता है कि उसको कैसे पढ़ रहा है उसको, वो ज़्यादा मैटर करता है इनफैक्ट। और कोचिंग के टाइम में कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज थे जो मैंने फॉलो किए। एक तो जो डेली न्यूज़ एनालिसिस आती है बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, उसको मैं फॉलो करता था। इनसाइट्स ऑफ इंडिया जो है वो मेरा फेवरेट था, उसको मैं ज़रूर फॉलो करता था, मुझे अच्छा लगता था। प्रचार नहीं कर रहा हूँ अगेन, बट मुझे पर्सनली अच्छा लगता था। उसके बाद ट्रैवल टाइम में अगर मैं कहीं जाता था, लाइब्रेरी जाता था या फिर कोचिंग जाता था, तो मैं रास्ते में ओनली IAS करके यूट्यूब पे एक चैनल है, उनके में एडिटोरियल डिस्कशन वो बहुत अच्छा कराते हैं, सुमित रेवारी सर, उनका मैं सुन लेता था। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता था उनका। और ऑनलाइन रिसोर्सेज तो बाकी तो गूगल है, वो तो सब करते ही हैं, वही सब जो समझ नहीं आता था गूगल करते थे उसको, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मिल जाते थे। जस्ट IAS का मटेरियल सबसे ऊपर ही दिखता है, उसका काफ़ी हेल्प मिला मुझे। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज तो मैंने बस यही सब फॉलो किया है। अभी देखिए UPSC का ऐसा है कि भाई मेहनत करोगे तो हो जाएगा, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा। बढ़िया से पढ़िए, समझ के पढ़िए, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वो पढ़िए, भगवान की दुआ से हो जाएगा।